हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस पी सी एस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो L1 हुआ है ना, हिस्ट्री वाला लेक्चर 1 जो हुआ है, जिसमें पाषाण काल की हमने बात की थी। तो पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ। कुछ लोग परेशान हैं कि जो बीपीएससी का पेपर अब होने वाला है पीटी का 68th से, वो 200 अंक का होने वाला है। ऐसा मतलब न्यूज में ये सुनने को आ रहा है, ठीक है ना। 200 अंक का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होंगे और 50 जो क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न जो होंगे स्टार मार्किंग वाले होंगे, अर्थात थोड़े से मुश्किल होंगे इससे। ये 100 जो क्वेश्चंस है ना, इनसे थोड़े मुश्किल होंगे ये 50, जिनमें डबल मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ एक एक मिल रहे हैं तो यहाँ दो दो मिल जाएंगे, ठीक। हाँ, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसका खुलासा अभी किया नहीं गया है। हाँ, ये होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, तो अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है। अगर हो भी जाता है, मान लेते हैं कि हो जाता है, ठीक, तो होगा तो सबके लिए होगा ना, होगा तो सबके लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक के लिए हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं तो सबके मतलब यूपीएससी लेवल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले जो पेपर हो रहे थे उसमें भी तो मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चंस ईजी ही हो रहे थे, उसमें भी मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे थे। पेपर वैसा ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। मुश्किल आसान सिलेबस तो वही है ना, चीज़ें तो यही पढ़नी है, तो आप पढ़ते रहिए। जो भी सीरियस कैंडिडेट है ना, वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो सबके लिए चेंज होगा। सिलेबस जब वही है, पढ़ना वही है, तो फिर क्यों टाइम खराब करना इधर उधर, ठीक है। तो बिना टेंशन के आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हाँ, इसमें हम बात करने वाले हैं पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी। और घटना चक्र से अच्छा सोर्स कोई हो नहीं सकता है टॉपिक वाइज डिस्कशन के लिए, टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन के लिए, ठीक। हाँ, बाद में हम प्रैक्टिस सेट अलग से लगाएंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मिक्स्ड फॉर्म में प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। बीपीएससी का जो अगर नया पैटर्न आता है तो उसके आधार पर लगाएंगे, और जो पुराना, अगर पुराना वाला ही चलता रहेगा तो उसके आधार पर लगा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये कौन थे। एक मैं बता देना चाहूँगा कि दो चार क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे, हो सकता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया नहीं हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि छूट गया है, मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है, ठीक। तो परेशान नहीं होइएगा। हाँ, सामने इसमें प्रैक्टिस के क्रम में एक दो क्वेश्चंस अगर आते हैं वैसे तो एक नज़र देख लीजिए बस। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, उन सबको मैंने उसमें कवर किया है, आप रिवीजन करते रहिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात की जाए तो ये क्या थे। देखिए, इनकी बात की जाए तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद दोनों थे, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाए। भूगर्भ वैज्ञानिक अर्थात भूगर्भ अर्थात जियोलॉजिस्ट, मतलब अर्थ का जो साइंस है ना, अर्थ की जो साइंस है उसका अध्ययन करने वाला, पृथ्वी की जो साइंस है, पृथ्वी का जो विज्ञान है, उसकी संरचना है, ठीक, तो उससे संबंधित होते हैं ये भूगर्भ वैज्ञानिक। और पुरातत्वविद कौन होते हैं, ये इतिहास से संबंधित होते हैं, खुदाई वगैरह करवाना, उत्खनन करवाना, ठीक। उत्खनन करवाते हैं तभी तो अवशेष वगैरह प्राप्त होते हैं पुराने टाइम के, ठीक। एक्सकावेशन से संबंधित, इतिहास से संबंधित होते हैं ये पुरातत्वविद। तो ये दोनों थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे बात की जाए, ये भी बात बस देख लीजिए, ये कोपेनहेगन संग्रहालय, ठीक, कोपेनहेगन म्यूजियम की बात की जाए तो यहाँ से सामग्री जो प्राप्त हुई है, उनके आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन, पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था। कोपेनहेगन डेनमार्क में है। कोपेनहेगन म्यूजियम में जो सामग्री है उसके आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन, तीन युगों में विभाजन किया था। किसने किया था। पाषाण काल में, कांस्य काल में और लौह काल में थॉमसन ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थॉमसन, ठीक। मैं जहां जरूरत होगी चारों ऑप्शंस पढ़ पढ़ के बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। पूरा नाम क्या था, जर्गेंसन थॉमसन। हाँ, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, निचले पूर्व पाषाण काल में। बी ऑप्शन क्या है, मध्य पूर्व पाषाण काल में। सी ऑप्शन क्या है, ऊपरी एवं पाषाण काल में। डी ऑप्शन क्या है, मध्य पाषाण काल में, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया था काफी अच्छे से, ठीक। पशुपालन का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है,
कहाँ से शुरू हुआ है, किस काल से शुरू हुआ है, मध्य पाषाण काल से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, और आदमगढ़ जो है ना, आदमगढ़, आदमगढ़ ठीक मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं आदमगढ़ से। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। आदमगढ़ के अलावा ये भी याद रख सकते हैं बागोर, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमगढ़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए तो देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, कौन सा स्थान है? ऑप्शन है लंगनाज, ऑप्शन बी है बीरभानपुर, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है चोपनी मांडो। आप आंसर की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, और सोचिए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन हो सकता है। अभी हमने बताया है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आदमगढ़, ठीक है। उसके बाद बात की जाए निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ नोट्स में अपडेट जरूर कर दिया है। तो जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। ऑप्शन क्या दिया है? चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी है काकोरिया, ऑप्शन सी है महदहा, ऑप्शन डी है सरायनाहर राय। ठीक, ये जगह हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, बस देख लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, हड्डी के उपकरण या हड्डी निर्मित आभूषण जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और सरायनाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से थोड़े कम मात्रा में हुए हैं, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। ठीक, सी एवं डी दोनों आंसर सही है। फिर बात की जाए कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सरायनाहर राय, ऑप्शन बी महदहा, ऑप्शन सी लेखहिया, ऑप्शन डी चोपनी मांडो। तो सी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन महदहा भी हो जाएगा और सरायनाहर भी हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये मैंने बताया था आपको। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए सरायनाहर राय, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी महदहा, ऑप्शन डी लंगनाज। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दमदमा से। ठीक, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। फिर आगे बात की जाए, तो देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब से? तो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत अच्छे से बताया था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण के बाद क्या आता है? नवपाषाण, नियोलिथिक एज, नवपाषाण। चलिए यहाँ तो यहाँ पशुपालन शुरू हो गया, तो यहाँ भी पशुपालन तो हो ही रहा होगा मध्य पाषाण में, लेकिन यहाँ पर खाद्यान्न कृषि की भी शुरुआत हो जाती है, खाद्यान्न उत्पादन की। ठीक, नवपाषाण काल में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने डिस्कस किया है। ऑप्शन क्या दिया है? नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में खाद्यान्न अर्थात कृषि की शुरुआत हो जाती है। हाँ, भारत में कृषि की बात हम करेंगे फिर से आगे। ये भी देख लीजिए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ से, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्लामाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। चलिए बताया था मैंने, बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक, उसके नोट्स को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, और नोट्स जो है ना इतना अच्छे ढंग से उसको मैंने सारी बातों को उसमें लिखा है कि आप 1-2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। ठीक,
मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी से मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से। ठीक, पढ़ सकते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आप बस नर्मदा घाटी याद रखिए, मध्य प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रथम मानव जीवाश्म, वही मानव, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है नर्मदा घाटी, डी है ताप्ती घाटी। ठीक, वही मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। सेम क्वेश्चन था। फिर बात की जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया था? ये वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है। ठीक, वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम जो अनाज प्रयोग में लाया गया था मानव द्वारा वो था क्या? जौ। ठीक, जौ। थोड़ा सा डिटेल्स में देख सकते हैं इन बातों को, बट खाली आप जौ ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ का, गेहूं का, चावल, मक्का, बाजरा, सुरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। पहले की बात की जा रही है, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। हाँ, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है ना, मतलब 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित, ठीक, भूमध्य सागर और ईरान, देखिए भूगोल में हम मैप में देखेंगे इन चीज़ों को, बट अभी देख लीजिए, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया क्या? जौ। हाँ, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक, तो अब खाली ये ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या था? जौ था। चलिए आगे बात की जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से। 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक, यहाँ से क्या मिलता है? मध्य लहुरा देव से, लहुरा देव, ठीक, उत्तर प्रदेश में है लहुरा देव, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, डेट क्या अनुमानित किया गया है? 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से बात की जाए तो गेहूं का साक्ष्य प्राप्त होता है, और 6500 ईसा पूर्व की बात की जाए तो कोल्डिहिवा से, कोल्डिहिवा ये उत्तर प्रदेश में है, चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। लहुरा देव से चावल, मेहरगढ़ से गेहूं, कोल्डिहिवा से चावल। संयुक्त रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो सबसे पुराना वाला होगा यही ना, सबसे पुराना है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, ये वाला पुराना है 7000 ईसा पूर्व, ईसा से 7000 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 7000 वर्ष पहले ये हो गया, और ईसा के जन्म के 6500 वर्ष पहले ये हो गया कोल्डिहिवा वाला। लेकिन सबसे पुराना तो ये हो गया ना 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य जो डेट होगी, है ना, 7000 से तो ये पुराना ही होगा ना। तो इसीलिए जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा संयुक्त रूप से अगर पूछता है कृषि के लिए तो वो कौन सा हो जाएगा? लहुरा देव। हाँ, अगर पर्टिकुलरली पूछता है चावल को लेकर तो लहुरा देव, चावल का भी पूछता है तो लहुरा देव ही होगा, कृषि का भी पूछता है तो लहुरा देव ही होगा। ठीक, गेहूं का पूछता है तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कृषि का ही पूछता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है, उसमें लहुरा देव नहीं होता है, तो फिर दूसरे पोजीशन पर क्या रखेंगे? मेहरगढ़। अभी बताया मैंने क्रम से, अगर ना मेहरगढ़ है ना लहुरा देव है, फिर किसको रखेंगे? तो तीसरे पोजीशन पर जो है ना कोल्डिहिवा, वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर तीनों दिया हुआ है, लहुरा देव भी दिया है, मेहरगढ़ भी दिया है और कोल्डिहिवा भी दिया है, तो इसको सही टिक मारिएगा कृषि के लिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अगर लहुरा देव नहीं दिया है तो मेहरगढ़ को टिक मारिएगा, अगर मेहरगढ़ भी नहीं दिया है, लहुरा देव भी नहीं दिया है तो कोल्डिहिवा को मारिएगा। ठीक, कृषि का पूछे तो। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डिहिवा से, डी मेहरगढ़ से। अब देखिए यहाँ पर लहुरा देव नहीं दिया है, कोल्डिहिवा और मेहरगढ़ दिया है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने बोला था दूसरे नंबर पर इसको रखिएगा मेहरगढ़ को, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात की जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडीगाक। देखिए यहाँ पर ना कोल्डिहवा दिया है ना लहुरा देव दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेहरगढ़। अब देखिए नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वही कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य, ठीक, प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी मेहरगढ़, सी दम्ब सादत, डी बालाकोट, ई अमरी। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेहरगढ़। अब देखिए ये भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कि पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मध्यपाषाण। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मध्यपाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। बट इसने क्या बोला है कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त, मतलब पशुपालन भी आपको चाहिए और कृषि भी चाहिए। तो मध्यपाषाण की बात की जाएगी तो यहाँ से केवल पशुपालन के ही साक्ष्य प्राप्त होंगे ना, तो मध्यपाषाण तो होगा नहीं। मध्यपाषाण काल वाला कोई जगह अगर बोला जाए तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा नवपाषाण की बात की जाए तो यहाँ कृषि की शुरुआत हो जाती है। ठीक, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से होते हैं, कोल्डिहवा से होते हैं, और क्या नाम है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, हाँ लहुरा देव से होते हैं, ये सब मैंने बताया है। अब बताइए कृषि की शुरुआत यहाँ, पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण में हो गई है, तो नवपाषाण में भी तो पशुपालन तो किया ही जा रहा होगा। हाँ, कृषि की भी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, तो ये जो होगा ना नवपाषाण, ये कॉमन हो जाएगा कृषि और पशुपालन के लिए। तो नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है ना उसको टिक लगा लीजिए। देखिए ऑप्शन ए है अंजीरा। इतना दिमाग ना भी लगाएंगे, मैंने तो बस एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन ए है अंजीरा, ऑप्शन बी है दम्ब सादत, सी है किली गुल मोहम्मद, डी है मेहरगढ़। तो उतना दिमाग ना भी लगाते तो आप आंसर तक पहुंच जाते कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को पकड़ते हुए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन बी मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है किली गुल मोहम्मद, सी है कालीबंगा, डी है मेहरगढ़। इसको मैंने ट्रिक से आपको क्या समझाया था? प्राचीनतम साक्ष्य स्थायी जीवन। स्थायी जीवन कब बोलते हैं? जब आपकी लाइफ स्थायी हो जा रही है, स्टेबल हो जा रही है। कब हम बोलेंगे किसी की लाइफ स्टाइल बोल रहा हूँ, किसी की लाइफ स्टेबल हो जा रही है, स्थायी हो जा रही है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब बोला जाता है ना कि हाँ किसी को अगर 2 रोटी सुबह शाम मिल जाए तो लाइफ सेट है, स्टेबल है, स्थायी है। ठीक, तो स्थायी कब हो जाएगी? जब 2 रोटी मिल जाए। जैसे ही रोटी आपके दिमाग में आएगी ना, तो रोटी ध्यान में आते ही आपको याद आ जाएगा रोटी मतलब आटा। आटा मतलब जनरली हम किसका आटा यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए? गेहूं का। तो गेहूं तक आप पहुंच जाएंगे। और गेहूं का साक्ष्य जो मिला है प्राचीनतम साक्ष्य, वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। तो डी ऑप्शन जो होगा ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात की जाए कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये आदमगढ़ के अलावा ये भी एक देख लीजिए, सी बागोर। मैंने बोला था पीछे क्वेश्चन में, ये है राजस्थान में है बागोर, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताया था ना मैंने। देखिए ऑप्शन क्या है? पुरापाषाण, बी क्या है? नवपाषाण, सी है ताम्रपाषाण, डी लौह युग। पुरापाषाण पैलियोलिथिक एज, नवपाषाण अर्थात नियोलिथिक एज, ताम्रपाषाण अर्थात चालकोलिथिक एज। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है ना ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आयरन एज है ये, डी। फिर बात करें कि निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति, पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है आमरी, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जब आप वीडियो देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो उसमें देखेंगे ये जो दोनों है ना ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा और कोटदीजी। ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
हाँ, ये जो है ना आपने पढ़ा है कि मेहरगढ़ जो है ना ये पाषाण काल से संबंधित है, और ये आगे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलते हैं मेहरगढ़ से साक्ष्य। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मेहरगढ़। ध्यान भी रख लीजिएगा इसको। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है ना, बलूचिस्तान है। और ये बस आप ध्यान में रख सकते हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक नज़र देख लीजिए। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक, मध्य प्रदेश में है नौदा टोली, इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। बस एक नज़र देख लीजिए। फिर बात की जाए नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, PPSC के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है, बट एक नज़र देख लीजिए। बाकी पीसीएस वाले भी ये देखिए, बाकी पीसीएस की भी तो तैयारी कर रहे हैं ना सभी, इसलिए एक नज़र देख लीजिए। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? बृहद पाषाण, बड़े बड़े पाषाण स्मारक के रूप में किसकी पहचान की गई है? तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहले के जो मृतक होते थे, मृतक को दफनाने की जो जगह होती थी ना, वहाँ पर स्मारक बनाया जाता था, बड़ा बड़ा स्मारक बनाया जाता था पाषाण काल में। ठीक, तो बड़े बड़े स्मारक, जो बृहद पाषाण स्मारक मिले हैं, वो मृतक को जो दफनाया जाता था उन्हीं स्थानों पर मिले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से, किस रूप में की गई है, किस रूप में की गई है? तो ऑप्शन बी जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। देख सकते हैं यहाँ, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शव को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ, सर्किल, ये सब बस ऐसे ही देख लीजिए। राह का टीला की बात कीजिए तो राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए है बूदिहाल, बी है संगनकल्लू, सी कोल्डिहिवा, डी ब्रह्मगिरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संगनकल्लू, कर्नाटक में ये है संगनकल्लू। भीमबेटका आगे भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है और एक्सप्लेन नहीं किया है, पिछले वीडियो में बताया नहीं है, बट यहाँ पर चलिए आया है सामने तो देख लीजिए। आगे भी हम बात कर लेंगे भीमबेटका की। देखिए, भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि भीमबेटका जो है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है भीमबेटका। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, उसमें बहुत सारे शैल चित्र बनाए गए हैं, बहुत सारे शैल चित्र पत्थरों पर, ठीक है ना, शैल चित्र। तो गुफाओं के अंदर जो शैल चित्र बनाए गए हैं, गुफाओं के शैल चित्र जो बनाए गए हैं, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है भीमबेटका, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए, ऑप्शन ए अजंता, बी भीमबेटका। आगे भी ऑप्शन है, बट चलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये ऑप्शन में ये दिया होगा, चलिए भोपाल दिया है ए में, बी में पंचमढ़ी, सी में सिंगरौली है, डी में अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक, तो जो MPPCS वाले हैं उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, मतलब मध्य प्रदेश एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है कि रायसेन भी याद में रखें, ध्यान रखें। बाकी लोग, बाकी PCS वाले खाली मध्य प्रदेश ध्यान में रखेंगे तब भी चलेगा, रायसेन भी चलिए देख लीजिए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है घगरिया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, सी है लेखाहिया, डी है आदमगढ़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए है माधव स्वरूप वत्स, बी है HD संकलिया, सी है VS वाकंकर और डी है VN मिश्रा। तो बस देख लीजिए इसको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, VS वाकंकर। ठीक, VS वाकंकर।
फिर आगे बात की जाए भीमबेटका, सेम क्वेश्चन। भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन ए है HD सांकलिया, बी है श्याम सुंदर निगम, सी है विष्णुधर वाकंकर और डी है राजबली पांडे। तो यही हो जाएगा VS वाकंकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। और फिर देख लीजिए गैरिक मृदभांड पात्र, ठीक, गैरिक गेरुआ मृदभांड, गेरुआ रंग का गेरुआ मृदभांड पात्र, गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात OCP ऑकर कलर्ड पोट्री कल्चर, ठीक, OCP अर्थात ऑकर्ड कलर्ड पोट्री कल्चर, ठीक। तो इसका नामकरण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है अहिछत्र, ऑप्शन सी है नोह, ऑप्शन डी है लाल किला। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना ऑप्शन बी हस्तिनापुर। तो अभी तक 2-4 बातें ऐसी मिली है जिसको आप बस एक नज़र देख लीजिए। OCP के बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ सकते हैं कि गंगा यमुना जो दोआब है, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना तहजीब जो है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। हाँ, आपको जो विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो आप यही ध्यान में रखिए, गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक, अर्थात OCP। ये जो खोजा गया था वो हस्तिनापुर में, ठीक, किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। वर्ष 1921 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया गया और वही इसका नामकरण हुआ OCP। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? कुत्ते का कंकाल भी मिला है, बताइए। ऑप्शन ए दिया है ब्रह्मगिरी, बी दिया है बुर्जहोम, सी चिरांद, डी मास्की। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुर्जहोम, ये जम्मू कश्मीर के पास है बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सेम वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बुर्जहोम, बी कोल्डीहवा, सी चौपानी मांडो, डी मांडो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। और यहीं से गर्त आवास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास मतलब गर्त आवास, गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर आवास बनाना, ठीक। इसके साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। देखिए आगे क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम, बी कोल्डीहवा, सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी संगनकल्लू, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुर्जहोम। तो चलिए, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बातें हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक, 1-2 क्वेश्चन आगे होंगे बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।